हेलो एवरीवन। आज हम लास्ट क्वेश्चन 60 मार्क का करने जा रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी समाज संबंधी विचारों का। इन्हें समाजवादी विचार भी कह सकते हैं। जो लोकतांत्रिक समाजवादी विचार है उसमें भी हम इसके पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर मैं शुरुआत करूं, अभी तक हमने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 मिनट्स, आई थिंक 25 to 30 मिनट्स के तीन वीडियोस लेक्चर मैंने तैयार किए हैं इस फिफ्थ चैप्टर के, जिसमें एक में लाइफ हिस्ट्री, एक में लोकतांत्रिक समाजवादी विचार और एक चैप्टर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ जवाहरलाल नेहरू को हमने डिस्कस किया था। तो बहुत सारे पॉइंट्स इन तीनों ही वीडियो लेक्चर से निकल कर आएंगे, तो पहले आप उनको ज़रूर देख लें। अब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद संबंधी विचार, यानी कि वो किस तरह के समाज की बात चाहते, किस तरह का समाज स्थापित करना चाहते हैं और क्या उन्होंने इसके लिए प्रयास किए, इसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर उनके समाजवादी विचारों के उद्देश्य की बात करें तो ये जो उनके समाजवादी समाज का वो जो रूप चाहते थे, उसको वो उस रूप के वो दो महत्वपूर्ण आधार बनाते हैं, सामाजिक और आर्थिक आधार। उससे पहले अगर मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करूं तो वो जो समाजवादी समाज की स्थापना करना चाह रहे थे, वो एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधनों द्वारा करना चाह रहे थे। उनके समाजवादी समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारतीयों में समानता लेकर आना, उनमें विश्वास पैदा करना था। इतनी लंबी गुलामी के बाद जो भारतीय अपना आत्मविश्वास खो चुके थे, उनमें फिर से विश्वास पैदा करना जो है उनके समाजवादी समाज का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उनके लिए समाजवाद का अर्थ एक न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था मात्र नहीं था कि समाजवाद वही है जिसमें कि क्या है कि आर्थिक साधन जो है या जो पैसा है उसका ऐसा वितरण कर दिया जाए कि सब बराबरी पर आ जाएं, जैसा कि कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी समझते हैं। आपको अभी तक मैंने जो करवाया जिस समाजवाद का मतलब उसके अनुसार, बल्कि यहाँ पर उनका मानना था कि एक नैतिक जीवन दर्शन भी है जो कि मानवतावाद और लोकतंत्रवाद को महत्वपूर्ण बना देता है। तो इस तरह से उनके जो समाजवादी नेहरू जी के समाजवादी समाज के स्वरूप की अगर बात करें तो दो आधारों पर बना है। फर्स्ट इज़ सोशल बेसिस एंड सेकंड इज़ इकोनॉमिक बेसिस। आई थिंक इट्स स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स BASIS होना चाहिए और ये मैंने बेसिस कर दिया है, सॉरी फॉर दैट, बट इट BASIS। तो सोशल यानी सामाजिक आधार और आर्थिक आधार, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं सामाजिक आधार को, सोशल बेसिस को। यस, यहाँ पर एग्जैक्टली स्पेलिंग ठीक है इसकी। सबसे पहले शिक्षा का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, वो अपने समाज में सबसे जो महत्वपूर्ण मानते हैं समाज का हिस्सा, वो है शिक्षा। उनके अनुसार शिक्षा का प्रसार समाजवादी समाज की पहली शर्त है। वो शिक्षा की आवश्यकता पर बहुत अधिक बल देते हैं और शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो अनपढ़ है वो व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों का पता ही नहीं कर पाएगा, ना ही अपनी देश की समस्याओं को अच्छी तरह से जान पाएगा। अगर देश की समस्याओं को अच्छे ढंग से जानना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी भारतीयों को साक्षर होना होगा, शिक्षित होना होगा। इसके लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रयास करें। फिर है एक राष्ट्रीय भाषा, वन नेशनल लैंग्वेज, की भारत जो देश है विविधताओं का देश है और इसमें विभिन्न धर्म जाति भाषा के लोग रहते हैं। तो इनको एक सूत्र में बांधने के लिए, इन भारतीयों को एकता में राष्ट्रीय एकता का अर्थ समझाने के लिए एक भाषा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत बहुभाषाई देश है। इसमें कई भाषाएं और उपभाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इस कारण हम आसानी से अपने विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते हैं। उनका मानना था कि भाषा एकता का सूत्र बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है भाषा। यदि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जो भी लोग हैं वो एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे तो एक दूसरे से अपनी बात के अच्छे से अभिव्यक्ति कर पाएंगे, एक दूसरे की समस्याओं को अच्छे से समझ पाएंगे, कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। राष्ट्रीय भाषा के रूप में नेहरू जी ने हिंदी भाषा को स्वीकार किया। यद्यपि नेहरू जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, परंतु वो अंग्रेजी को भी उतना ही समर्थन देते और कहते हैं कि अंग्रेजी का जो महत्व वो समाप्त नहीं हो सकता आने वाले समय में। जिस तरह से देश में हिंदी को एक एकता के तौर पर देखा जा सकता है, देश को एक जोड़ने के तौर पर देखा जा सकता है, उसी तरह से अंग्रेजी को भी विश्व एकता के तौर पर देखा जा सकता है, विश्व को एक करने के तौर पर देखा जा सकता है। तो अंग्रेजी के हिंदी को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी को आप त्याग दें, अंग्रेजी में भी आप अपना महत्वपूर्ण जो योगदान देते रहें। फिर वेलफेयर स्टेट की बात करती है। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट इन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आइडियाज़ एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सो आई एम नॉट गोइंग टू
explain it again. Same here with the fourth point, which is on secular state. I had already discussed the same, so I am not going to repeat it again. तो और अगर पांचवी की बात मैं करूँ, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये भी आई थिंक 14th पॉइंट था पॉलिटिकल आइडियाज़ का, वो भी मैं डिस्कस नहीं करूँगी. हाँ, 16th पॉइंट जो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसके ऊपर में डिस्कस किया जा सकता है. सबसे पहले तो अस्पृश्यता, यानी कि होती क्या है ये, यानी कि जो उच्च जाति के लोग, जो नीचे निम्न जाति के जो जातियाँ, उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनको छूने से कतराते हैं या उनसे बातचीत करने से कतराते हैं. तो ये छुआछूत या अस्पृश्यता है. इसका उन्मूलन, अबॉलिशन, यानी कि इसकी ख़त्म करने की बात नेहरू जी कहते हैं. यहाँ पर जो नेहरू जी का सोच है वो महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित है. जब भारत आज़ाद हुआ था तो नेहरू जी ने गांधी जी की बहुत सारी बातों से प्रभावित होकर इस बात को लागू करवाना चाहते थे कि ये जो छुआछूत है ये पूरे देश में ख़त्म होनी चाहिए. हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारी ऊंची जातियाँ, जिन्हें स्वर्ण जातियाँ भी कहा जाता है, वो निम्न जातियों से भेदभाव रखती थी, जिसके कारण भारत की जनसंख्या का लगभग 60 से 70% भाग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड या शोषित या कुंठित महसूस करता था, बहुत अपमानजनक स्थिति में रह रहा था. तो इसी कारण क्या हुआ, इनिशियल डेज में बहुत सारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो जो है ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म बहुत लिबरल है, उसमें कास्ट सिस्टम नहीं है. तो ये चीज़ भी देखी गई कि किस तरह से हिंदू जो है ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, जो कि अपने आप में ही एक शर्मनाक सोच है कि कोई आपकी जातियों से या आपके कारनामों से इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि वो अपनी जाति, जो कि वो सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जीता रहा था, उसको छोड़नी पड़ रही है. तो ये अपने आप में एक शर्म की बात है. तो इसको वो छोड़ने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि इसके लिए जो है हमें कड़े कदम उठाने चाहिए. जैसे कि भारत का जब संविधान लागू हुआ था, उसमें जो मूल अधिकार है उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, आर्टिकल 70 अनुच्छेद 17. तो उसमें जो है ये एक दंड की तरह लिया जाने लगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी जाति से पशु के समान व्यवहार करता है, उसे मंदिर, पाठशालाओं या पानी पीने वाले स्थलों पर आने से रोकता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, उसे बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर जो है ये सामाजिक आधार प्रस्तुत करते हैं कि ये निम्न चीज़ें जो होंगी उनके सामाजिक संबंधों में देखने को मिलेंगी. फिर उसके बाद जो है हम आते हैं उनके आर्थिक आधार पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी. जिस मिक्स्ड इकोनॉमी की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी जो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, अभी तक पहले क्या है कि अभी तक विश्व में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, एक समाजवादी और एक देखी जा रही है पूंजीवादी, जो यानी कि अमेरिका के नेतृत्व में या वेस्टर्न कंट्रीज़ है ज़्यादातर वो फॉलो कर रहे थे, और पश्चिमी जो सोवियत रूस के अंडर या मार्क्सवाद को मानने वाले वो कंट्रीज़ फॉलो कर रहे थे. लेकिन नेहरू जी ने दोनों को ही कंप्लीट नहीं माना, पूरक नहीं माना. तो उनको लगा कि पूरक तभी होंगे जब दोनों को मिक्स कर दिया जाए, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है उसको सपोर्ट करता है समाजवादी विचारधारा, जो प्राइवेट सेक्टर से पूंजीपति विचारधारा से प्रमोट करती है. तो इन दोनों के ही मिक्सचर को वो भारत की परिस्थितियों में लागू करना चाहते हैं, जिसे वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. देखिए, स्वतंत्रता से पहले नेहरू जी की पूर्ण आस्था जो है समाजवादी विचारों में थी. ये हम पढ़ भी चुके हैं उनके लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों में. परंतु जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वो ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि समाजवादी व्यवस्था में सडन चेंजेस आए हैं. स्टॉलिन को देखा उन्होंने. स्टॉलिन ने बहुत सारी जातियाँ की रशिया में समाजवादी विचारों के नाम पर. इसी तरह से माओ बहुत कट्टर हो गए थे चाइना में. तो उन्होंने उनका बहुत ही बुरा रूप देखा. और दूसरी तरफ जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद में बहुत सारे दोष भरे हुए थे. अमेरिका में उन्होंने देखा कि अमीर वर्ग बहुत अधिक अमीर होता जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत सारे फॉल्ट्स नज़र आते थे. इसलिए उन्होंने दोनों व्यवस्थाओं के बीच का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के लोकतंत्र की परिस्थितियों के लिए बहुत ही
सही रहेगी। और इसके अलावा उन्होंने जो लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा दी थी, जिस पे मैं 16 नंबर का क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, उसमें भी उन्होंने आर्थिक लक्ष्यों के संदर्भ में एक बात कही कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को मिला देना चाहिए। उनका विचार था कि अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश भी समाजवाद के प्रभाव में जो है लोक कल्याणकारी बन रहे हैं, यानी कि पूरे पूंजीपति नहीं रहे हैं, वो भी एक बीच का रास्ता अपना रहे हैं। तो भारत क्यों नहीं परिवर्तन कर सकता? भारत को भी अपनाना चाहिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को। जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र की बात है, वहाँ पर देखिए जो बड़े जो उद्योग हैं उन पर राज्यों का पूरा नियंत्रण होता है, सरकारों का पूरा नियंत्रण होता है। जैसे कि जो रक्षा सामग्री बनाने वाले हैं, लोहा, इस्पात, रेलवे, टेलीफोन, जलयान, वायुयान, ये सारे जो बड़े बड़े उद्योग हैं, इस पर राज्य का एक अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। वहीं जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर जो है राज्यों का नियंत्रण न के बराबर होगा, यानी कि निजी स्वामित्व होगा, उनके अपने मालिक होंगे और ये ज़्यादातर पूंजीपति लोग होंगे। और उद्योगों इनके लिए बाजार करना, अपने उद्योगों के लिए बाजार पैदा करना, उत्पादन करना, उसका प्रबंधन करना पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में होगा। तो ये निजी व्यवस्था, तो इनके दोनों के मिले जुले स्वरूप को मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी का रूप देते हुए जवाहरलाल नेहरू भारत की परिस्थितियों में लागू करने की बात निरंतर कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम, सामुदायिक विकास योजना यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से जो ग्रामीण पिछड़ा इलाका है उसका विकास किया जाए। योजना के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वाले क्वेश्चन में, कि योजना क्यों बनाई जाती है। योजना इसलिए बनाई जाती है कि कम संसाधनों को अच्छे प्रकार से यूटिलाइज करते हुए उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए और समय रहते परिस्थिति का लाभ लेने के लिए आप हमेशा योजना बनाते हैं। तो इसीलिए कुछ योजनाएं बनाने की ज़रूरत जवाहरलाल नेहरू जी ने महसूस की, जो कि उन्होंने सोवियत रूस, खासतौर पर स्टॉलिन की पंचवर्षीय योजनाओं से ये फॉर्मूला लिया था। तो जैसे कि मैंने लास्ट उसमें बताया था कि 28 मार्च 1950 को उन्होंने योजना आयोग बनाया था। इसी तरह से एक सामुदायिक विकास योजना जो कि खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए थी, गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1952 में उन्होंने शुरू की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ, बहुत बार पूछा भी गया है। वो चाहते थे गांव का जो है उन्नत या उनको विकसित करना देश के विकास को संभव बना सकता है। इसलिए गांव को बहुत अधिक विकसित करने की ज़रूरत है। गांव के जो लोग हैं उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई और इन सामुदायिक विकास योजनाओं में कुछ कार्यक्रम भी शामिल किए, जैसे कि विभिन्न उद्योगों का विकास करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, अस्पताल खोलना, प्राथमिक शिक्षाएं प्रोवाइड करवाना, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाना, रहने खाने पीने के तरीकों में सुधार करना, लोगों जो गांव के लोग हैं उनकी आत्मनिर्भरता, उनका आत्मविश्वास, स्वावलंबन, इच्छा शक्ति में वृद्धि करना, ये सब वो सामुदायिक विकास योजना के माध्यम से करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा जो 70% पॉपुलेशन जो है इस कंट्री का वो गांव में रह रहा है। तो गांव का अगर विकास होगा तो इस पूरे देश का विकास करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान पर फोकस हो जाते हैं। फिर उनके इकोनॉमिक बेसिस पे आता है कृषि पर बल, एम्फोसिस ऑन एग्रीकल्चर। और जैसा कि आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जो व्यवसाय है वो कृषि है। और भारत जब आज़ाद हुआ तब भारतीय कृषि बहुत पिछड़ी हुई थी, ना ही तो उतने उन्नत संसाधन थे, ना ही उतनी उन्नत टेक्निक थी। हम जीव विज्ञानी भी हमारे पास उतने नहीं थे, बायोटेक के तो टेक्नोलॉजी हमारे पास उतनी नहीं थी। सब ज़्यादातर हम जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है विदेशों से अनाज मंगवा कर करते थे। हमारी अपनी राष्ट्रीय मुद्रा विदेशों में चली जाती थी, ऐसे में बहुत सारा आयात करवाने में। तो नेहरू जी को लगा कि क्यों ना देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और आत्मनिर्भर हम तभी बन सकते हैं जब लोगों के हाथ में रोज़गार होगा, और वो रोज़गार जो व्यक्ति सबसे अच्छी तरीके से काम कर सकता है वो व्यक्ति बहुत ही सही तरीके से करे और सरकार उसको लाभ दे ये करने के लिए। जैसे कि हमारे देश में 70% जो व्यक्ति हैं वो कृषि करते हैं। अगर उन कृषि करने वालों को अच्छे इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए जाएँ, उनकी फसलों के लिए उन्नत बीज, हाइब्रिड बीज दिया जाए, रसायन उपलब्ध करवाए जाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कृषि को विकसित कर सके, तो भारत जो है इस कृषि के को विकसित करने के बाद अपने आप में ही एक सेल्फ रिलायंट या यूँ कहें आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। तो इसके लिए लोगों में रोज़गार पैदा करना जरूरी है। रोज़गार के लिए वो इक्विपमेंट उठाएं जो जिसमें व्यक्ति बहुत कंफर्टेबल हो।
उनका मानना था कि भारत में औद्योगिक प्रगति भी तभी हो सकती है जब देश में कृषि उन्नति होगी। तो नेहरू जी का यही मैंने अभी बताया कि कृषि से जुड़े हुए धंधों पर वो फोकस होना चाहते थे और एग्रीकल्चर पर बल देते हैं। इसी तरह से औद्योगिकरण पर बल देते हैं, फोर्स ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके कई कारण भी बताते हैं। उनका मानना था कि औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि पश्चिमी देशों में उन्होंने देखा था कि तीव्र गति से बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से बड़े बड़े उद्योग जो है पूरे विश्व में फैल गए हैं। तो वो बल देते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों के सहारे हम औद्योगिकरण कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हम कर सकते हैं। इससे छोटे छोटे उद्योग जो कुटीर उद्योग हैं वो अपने आप से ही इनकी छत्र छाया में फले फूलेंगे और उन्नति वो भी करेंगे। इसीलिए नेहरू जी जो है अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज जिसे हिंदी में कहते हैं, उसमें वो लिखते भी हैं, यदि भारत को औद्योगिक उन्नति करनी है तो उसे 3 चीज़ों की मूल आवश्यकता है। भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन यानी कि बड़ी मशीनरीज, बड़ी बड़ी मशीनें, निर्माण उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाएं यानी कि ऐसे रिसर्च सेंटर जहाँ पर साइंटिफिक तरीके से जो है बड़ी मशीनों का निर्माण किया जा सके, और विद्युत शक्ति यानी कि बिजली। ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है देश को विकसित करने के लिए, उद्योगों को विकसित करने के लिए। संपूर्ण योजनाओं का आधार ये योजनाएं ही होंगी, ऐसा उनका मानना था, जिससे देश में गरीबी और बेरोजगारी का भी हल निकाला जा सकता है। तो इस तरह से वो औद्योगिकरण पर बल देते हैं। अब हम लास्ट स्लाइड में पहुँचते हैं जहाँ पर वो आर्थिक नियोजन पर बल देने की बात करते हैं। ये देखिए जो 4th पॉइंट मैंने करवाया था लोकतांत्रिक विचारों वाला, समाजवादी लोकतांत्रिक विचारों वाला, उसमें 4th पॉइंट में ये मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ, सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हेयर आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, so you just watch the last to last video and prepare it yourself. 6th पॉइंट पर आते हैं हम, नेशनलाइजेशन ऑफ बिग इंडस्ट्रीज, राष्ट्रीयकरण करना बड़े बड़े उद्योगों का, ऐसा नेहरू जी का मानना था। अब ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकारों के नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योगों को करना। आज हम देख रहे हैं कि नीति थोड़ी अलग हो गई है भारत 21वीं सदी में। आज बड़े बड़े उद्योगों को पूंजीपतियों के हाथ किया जा रहा है। आप नाम भी सुनते होंगे, लेकिन नेहरू जी इसके थोड़ा नेहरू के बाद के भी बहुत सारे प्रधानमंत्री, या यूँ कहें कि 2014 तक भी ऐसा ही सोच रखते थे कि बड़े उद्योग जो है राष्ट्रीयकरण उनका होना चाहिए। नेहरू जी क्योंकि विशिष्ट अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक सपोर्ट करते थे और सार्वजनिक निजी क्षेत्रों में बांटा हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जितने बड़े उद्योग होंगे उनका राष्ट्रीयकरण होगा, यानी कि वो राष्ट्र के नाम होंगे। और राष्ट्र के नाम होने का मतलब वो सरकारों के नियंत्रण में होंगे। और जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर उन उद्योगों से होने वाला जितना भी लाभ है उसका ब्यौरा पूरा सरकार के पास होगा, और वो जो लाभ उन्हें जो सरकार के पास पहुंचा है वो लोगों के ऊपर किस तरह से लगाना है ये भी सरकार ही डिसाइड करेगी, यानी कि पूंजीपतियों के नियंत्रण में नहीं होंगे, ऐसा उनका मानना था। वो राष्ट्रीयकरण का बल देना चाहते ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके और देश को विकसित किया जा सके। फिर 7th पॉइंट है सपोर्टर ऑफ स्टेट्स इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के समर्थक। देखिए वैसे तो वो इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, उन्होंने एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिक्स को पढ़ा था जो कि फ्री ट्रेड की बात करते हैं, मुक्त व्यापार की बात करते हैं, खुले बाजार की बात करते हैं, जहाँ पे पूंजीपतियों में प्रतिस्पर्धा होगी, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, राज्य सरकारें कोई किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पूंजीपति अपने आप से बाजार की व्यवस्था को चलाएंगे। तो इसके वो खिलाफ थे क्योंकि भारत की जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी नहीं थी। भारत की परिस्थितियाँ अभी अभी भारत आज़ाद हुआ था और लोग इतने बड़े जो है परिवर्तन को समझ रहे थे, तो वो बड़े उद्योगों को ना ही चला सकते थे, ना ही पूंजीपतियों की प्रतिस्पर्धा, क्योंकि बहुत कम पूंजीपति थे, उसमें पिस कर रह जाता भारत का गरीब व्यक्ति। तो उसलिए उन्होंने छोटे छोटे उद्योगपतियों को सहारा देने का बीड़ा उठाया और उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति के दोषों को लोगों को परिचित करवाया कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए वो उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण की बात करते हैं जो बड़े बड़े उद्योग हैं, ताकि जो मजदूर लोग हैं उनका शोषण होने से बच सके और उनको जो
जो जितना वो काम कर रहे हैं उतनी कीमत का उनको जो है उनको उनके काम की कीमत मिल सके। और वो तभी मिल सकती है अगर पूंजीपति चाहेगा, तो वो ऑब्वियसली वो अपनी मन मर्जी करेगा, वो उतना मजदूर को देगा ही नहीं जितना मजदूर का हक है। तो सरकार अगर नियंत्रण रखेगी, अगर सरकार इंटरफेयर करेगी, तो ऑब्वियसली सरकारें मिनिमम मैक्सिमम प्राइस वैल्यू रखेंगी मजदूरी का। तो इस तरह से शोषण से बचाने के लिए गरीबों को, क्योंकि भारत में ज़्यादातर गरीब ही हैं, अमीर बहुत कम है, तो उस शोषण से बचाने के लिए नेहरू जी चाहते थे कि राज्यों का हस्तक्षेप बड़े बड़े उद्योगों पर होना चाहिए। फिर देखिए, इतने सारे वो आधुनिकता लेकर आना चाह रहे थे भारतीय समाज में, भारतीय आर्थिक व्यवस्था में, लेकिन फिर भी वो परंपराओं से जुड़े हुए थे। हमारा 8वां पॉइंट उसी चीज़ की तरफ फोकस करता है। कन्वेंशनल वैल्यूज़ थे, परंपरावादी मूल्य थे उनकी इन बातों में। अतीत के मूल्यों से हटकर, यानी कि जो समाजवादी जो प्राचीन जो मूल्य है उनसे हटकर समाजवादी समाज की स्थापना वो नहीं करना चाहते थे। वो चाहते हैं कि जो हमारे प्राचीन मूल्य हैं, परंपराएं हैं, संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, उससे हमारा समाज हमेशा जुड़ा रहे। जो प्राचीन हमारी नैतिक मान्यताएं हैं उनमें सभी लोग विश्वास रखें, पूरा देश विश्वास रखें, तभी वास्तव में समाजवाद और लोकतंत्र का जो विचार है वो सफल हो पाएगा। तो इस तरह से उन्होंने आधुनिक थॉट्स को लाते हुए बहुत लास्ट में परंपराओं को भी इसके साथ, भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों को, नैतिकता को, आध्यात्मिकता को भी इसके साथ जोड़ दिया है। तो इस तरह से उनका पूरा जो है ये चैप्टर जो समाजवादी समाज का है 60 मार्क्स का क्वेश्चन, ये कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मंडे को आपको इसके रिगार्डिंग असाइनमेंट बता दिया जाएगा। आई थिंक सेकंड असाइनमेंट हम इसी से करेंगे। होपफुली आप फर्स्ट असाइनमेंट पे बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। कंक्लूजन इसका आप जरूर लिखें, बुक के पेजेस आपको भेज दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।